नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील प्रजापति आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि वीडियो में क्या पढ़ना है हमको, और इसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन FB पे भी बहुत पहले डाल दी थी, आई थिंक 3 से 4 दिन पहले। तो आज हमारा मेन टारगेट होगा यही स्क्वायर, और हमें स्क्वायर कंप्लीट करना है। आज थोड़ा सा स्टूडियो में बदलाव हुआ है, घर से थोड़ा सा बगल में आकर हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, तो थोड़ा साउंड की प्रॉब्लम हो तो उसे थोड़ा सा नेगलेक्ट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ों को मैं बार बार रिपीट करूँ। तो जैसे कि आज आपको पता ही है कि हम लोग स्क्वायर पढ़ने वाले हैं, और स्क्वायर से रिलेटेड बहुत सारे फंडामेंटल आज सीखेंगे। तो आज की जो टोटल वीडियो डिपेंड करती है हमारे, वो स्क्वायर पर डिपेंड करती है। और स्क्वायर में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे वो सब आज हम यहाँ पर देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से बोल देता हूँ जो खासकर नए हैं कि वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतने ही लाइव आने के चांसेस हम लोगों के बढ़ जाएंगे। आपको नए वीडियो में या इसके बाद जो आपका वीडियो आएगा उसमें आप सभी स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ एक अच्छी खबर मिलने वाली है। वो भी अब उस पर थोड़ा सा प्रोसीजर काम चल रहा है, जैसे ही वो कंप्लीट होता है तो फिर आपको एक नई खबर देते हैं। तो इसी सीरीज़ में हम लोग आगे पढ़ते हैं वर्ग, यानी कि स्क्वायर, वर्ग यानी कि स्क्वायर। अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो सही पूछो तो ये स्क्वायर जो है आपका अर्थमेटिक में भी पढ़ाया जाता है आपको, तो वो अर्थमेटिक वाला स्क्वायर नहीं है। ये हम लोगों ने रेगुलर इमेज पढ़ना था हम लोगों को। रेगुलर इमेज का ये पार्ट 2 है, जिसमें हमने पहला पार्ट पढ़ लिया है जिसका नाम था इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो चूंकि रेगुलर इमेज यानी जिसे हम लोगों ने एक नाम दिया था आदर्श चित्र, हमने नाम दिया था आदर्श चित्र। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोटली आदर्श चित्र पर, कि आदर्श चित्र का जो दूसरा पार्ट है वो दूसरा पार्ट है स्क्वायर, और वो है क्या। चूँकि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि आदर्श चित्र बेटा उनको कहा जाता है जिनको किसी भी एंगल से देखोगे तो आपका वो व्यू बदलेगा नहीं। आप चाहे इस तरफ से देखिए वैसे ही नज़र आएगा, चाहे आप इस तरफ से देखिए बिल्कुल वैसे ही नज़र आएगा, चाहे आप इस तरफ से देखिए, ओह सॉरी आँख नहीं बन रही है, वो भी इस तरफ से नज़र आएगा। बिल्कुल आप चाहे जिस एंगल से देखेंगे आपको बिल्कुल लगेगा वैसे का वैसा ही। तो इन्हीं को बोला जाता है रेगुलर इमेज, और हम लोगों ने रेगुलर इमेज के बारे में डिटेल में चर्चा करनी थी, और हम उसी के बारे में आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। चूँकि हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम ये मान के चलेंगे कि आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो इस इमेज में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर बेटा एक ऐसी इमेज जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं, उसे क्या बोला जाता है? वर्ग। और वर्ग की खास बात ये होती है कि इसके सभी कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर। चूंकि इसमें 4 कोण होंगे और सभी एंगल्स बराबर करने की बात की गई है, तो इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ओके, आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो कहाँ से किए जाते हैं। या तो वो आपसे परिमाप पूछता है, ये बेसिक की बात कर रहा हूँ, या तो वो आपसे परिमाप पूछता है, या फिर वो आपसे क्षेत्रफल पूछता है, और या फिर वो आपसे विकर्ण पूछता है। और मैंने विकर्ण की जगह वहाँ पर लिखा था या तो वो आपसे ऊंचाई पूछता है। अगर आप बेसिकली क्वेश्चंस की बात करें तो हमसे यही सब पूछा जाता है, परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण या फिर ऊंचाई। तो हम लोग इसको लो टू हाई पढ़ेंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा जाने वाला है, तो आप थोड़ा पेशेंस रख के इन चीज़ों को पढ़िएगा। और सभी बच्चों से ये भी निवेदन है कि वो कॉपी किताब उठा लें, और जो जो आपको पार्ट बताए जाएं, समझाए जाएं, आप उनको लिखते जाएं, ठीक है। चलिए, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमने आपको यहाँ पे बता ही दिया कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ओके, बात आती है विकर्ण कहाँ पर है। तो बेटा याद रखिएगा, किसी भी इमेज की सबसे लंबी जो लेंथ होती है, किसी भी चित्र की सबसे लंबी जो लंबाई होती है उसी को क्या बोला जाता है? विकर्ण बोला जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो विकर्ण होता है, दो शीर्षों को, दो विमुख शीर्षों को मिलाने वाली लाइन को भी बोला जाता है।
सम्मुख शीर्ष इन्हीं को बोला जाता है, सम्मुख शीर्ष है। आपने इस लाइन को खींच दिया, इसका मतलब ये आपका एक क्या हो गया, विकर्ण तैयार हो गया। ठीक है, चलिए फिलहाल अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमें अब पढ़ना क्या है और अच्छा पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि अगर हम कह सकते हैं कि पूरा 90 डिग्री था तो ये नीचे वाला एंगल जो है वो आपके लिए 45 डिग्री का कोण बनाएगा। बात को समझ रहे हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अच्छा, पहले इसका बेसिक समझते हैं। हम इसकी भुजा को ए मान लेते हैं, इसकी भुजा को हम ए मान लेते हैं। तो कंफर्म है कि मैंने चारों भुजाएं बराबर दी हैं, तो ये भी भुजा ए होगी, ये भी भुजा ए होगी और ये भी भुजा क्या होगी, ए होगी। तो हमने सबसे पहली चीज़ पूछी थी कि भैया परिमाप क्या होगा, यही तो चीज़ बोली थी हमने। कहा जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे परिमाप की, तो सबसे पहले परिमाप क्या होगा, तो याद रखिएगा अगर एक स्थान से निकल रहे हैं आप उसी स्थान पे घूम फिर के वापस आ रहे हो, इसका मतलब वो परिमाप है। तो चूंकि मैं बात कर रहा हूँ परिमाप की, तो भैया हमने क्या किया कि हम यहाँ से चले और चलने के बाद ये हमने रास्ता अपनाया और ये रास्ता अपनाते हुए हम वापस अपनी कंडीशन पर आ गए, तो ये परिमाप हो गया। अगर हम व्रत पढ़ेंगे तो व्रत में हम लोग सर्कुलर फॉर्म में चलते हैं तो वो परिधि कहलाता है। ऐसे ही त्रिभुज में हम लोगों ने पढ़ा था तो हमने 3a करके पढ़ा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे परिमाप की। तो ये a है गया, ये a और a, मतलब हमने a की 4 लेंथें पढ़ी, मतलब 4a हमारा क्या हो गया, परिमाप हो गया। यहाँ तक आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा परिमाप। बात को समझ पा रहे हैं। इसके बाद बेटा मैंने आपसे बोला था कि क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। तो याद रखिएगा किसी भी चतुर्भुज की जो अगर आप निकालना चाहते हो कि आप किसी भी तरीके से उसका क्षेत्रफल निकालो, तो लंबाई इंटू चौड़ाई एक मेन मोटो होता है। तो हम कह सकते हैं कि लंबाई इंटू चौड़ाई, या फिर कह सकते हैं लंब इंटू आधार। तो हमारे लिए आधार क्या होगा, a होगा, और ऊंचाई क्या होगी, a होगी। तो हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर जो है वो हमारा क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। बात को समझिएगा। ठीक है, वीडियो लिव मत कीजिएगा, मैं बेसिकली पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चल रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा भी जाएगा और उसमें बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी आप पढ़ोगे। ठीक है, चलिए बात आती है ये क्षेत्रफल हो, ये परिमाप हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया। अब हमने बात की थी विकर्ण की। तो विकर्ण क्या होता है ये हम बता ही चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं विकर्ण है क्या इसमें। तो हमने कहा ये जो लेंथ है, यही लेंथ हमारी क्या कहलाएगी, विकर्ण कहलाएगी। बात को समझ पा रहे हैं। अब विकर्ण निकालना है क्या है, तो हमने कहा भैया देखो ऐसा है, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो एक कर्ण का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर हो जाएगा। और हमें चूंकि कर्ण का स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ कर्ण चाहिए, तो हमने कहा ये a स्क्वायर कितना होता है, 2a स्क्वायर होता है। अगर वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा। ये आपकी किताबों में भी होगा, मुझे बताने की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई बेसिकली, नोट करते जाइएगा। ये बात थी बेसिक सी जो आप लोगों को किताबों में मिलेगी और आप उन चीज़ों को समझते भी हो। लेकिन हम आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वो इस तरीके से करने जा रहे हैं, ना तो हम a लेने वाले हैं ना ही कुछ और। हमने कहा अगर ये 45 डिग्री है तो हम कह सकते हैं कि 1045 डिग्री जो होता है वो मान होता है 1। कितना होता है भैया, 1। तो याद रखिएगा अगर ये 1 है तो हम अपॉन में भी तो 1 लिख सकते हैं। ओके, और हमने देखा कि ये क्या है भैया, ये 10 थीटा है, यानी कि 10 का मतलब होता है लंब बटे आधार। तो बेटा ये लंब हो जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा हमारा, आधार। ये हो गया हमारा आधार, लंब और आधार। मैंने देखा लंब और आधार हमारा बराबर बराबर है। इसका मतलब है कि अगर हमने इसको एक इकाई यानी एक यूनिट मान लिया तो ये भी एक यूनिट होगा। ओके, और ये भी क्या होगा, एक यूनिट होगा। और भाई ये भी क्या होगा, एक यूनिट। भाई बात यहाँ तक समझ में आती है। ओके, अगर ये बात यहाँ तक समझ में आती है तो अगर मुझे कोई इस इमेज को देखने की बात करेगा कि भैया पैरामीटर बताओ, तो हम तुरंत कहेंगे भैया ऐसा है, जिस परिमाप की आप बात कर रहे हो वो यहाँ से 4 यूनिट निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 4 यूनिट। ओके, अब हम बात करते हैं भैया विकर्ण बताइए। तो भैया हमने कहा ये 1 है, ये 1 है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये आ जाएगा √2 यूनिट। तो हम यहाँ से समझ में आ गया कि जो हमारे विकर्ण है वो कितना है, √2 यूनिट। हमें इसी तरीके से चीज़ें याद रखनी है अगर आप एक कम्पिटिटिव वे में पढ़ना चाहते हो। अगर आप कम्पिटिटिव वे में नहीं पढ़ना चाहते हो, एक एकेडमिक फॉर्म में पढ़ना चाहते हो, देन आप ए वगैरह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो बात आती है यहाँ पर पैरामीटर आप निकाल सकते हो। जब मैं बात करूँगा एरिया की, तो मैंने कहा था लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। तो मैंने कहा 1 यूनिट स्क्वायर, मतलब मेरा जो एरिया होगा वो 1 यूनिट स्क्वायर होगा, दैट इज माई एरिया।
तो अभी तक के कंक्लूजन में मुझे ये समझ में आया कि मुझे साइड 1 यूनिट लेकर चलनी है तो पैरामीटर 4 यूनिट हो जाएगा, और जो विकर्ण है हमारा वो √2 यूनिट हो जाएगा, और जो क्षेत्रफल होगा वो साइड का स्क्वायर होगा या यूनिट स्क्वायर होगा। मतलब कुल मिला के मुझे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे अगर चीज़ें समझने से मतलब है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ विकर्ण दिए जाने पर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे कोई साइड दे रहा है तो मैं स्क्वायर कर दूंगा, एरिया निकल आएगा। अगर कोई मुझे विकर्ण दे रहा है तो √2 हटा के स्क्वायर कर दूंगा, तब भी मेरा एरिया निकल आएगा। पैरामीटर की बात करेगा तो 4 हटाकर स्क्वायर कर दूंगा तो एरिया निकल आएगा। तो ये छोटे छोटे से लॉजिक हैं, आप समझिएगा, समझते चलिएगा। तो ये था हमारा पहला बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं लॉजिक नंबर 1 पर, जो हमें यहाँ पर समझना है। चलिए अच्छा, जो लॉजिक मैंने समझाया इसमें मैं आप लोगों से थोड़ा सा क्वेश्चन भी कर लेता हूँ। सपोज मैंने कहा कि मैंने कोई क्वेश्चन पढ़ा, उस क्वेश्चन में मुझे समझ में आ गया कि भाई ऐसा है, इस क्वेश्चन में जो परिमाप है वो परिमाप 12 सेंटीमीटर है। क्या बोल दिया मैंने, परिमाप 12 सेंटीमीटर है। तो मुझे बताइएगा भाई क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैंने कहा भाई परिमाप तो 4 होता है और मैंने तो पढ़ाया गया है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो अगर मैं 1 यूनिट की बात करूंगा तो 1 यूनिट हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। चूँकि मुझे क्षेत्रफल चाहिए तो वो 1 यूनिट स्क्वायर होता है, तो मुझे सिर्फ स्क्वायर ही करना है, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ माई आंसर। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल से मैं बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। जब हम बात करते हैं परिमाप की तो परिमाप कंप्लीट कर चुके हैं। मे भी हो सकता है कि हमको यहाँ पर परिमाप ना देकर हमसे कह दे कि भैया ऐसा है, इस क्वेश्चन में जो विकर्ण है वो विकर्ण दे रखा है भाई 12√2 सेंटीमीटर या मीटर, ओके। और अब हमसे किसी ने पूछा कि भाई बताइए व्हाट इज़ द एरिया, इसका एरिया क्या होगा। तो मैं कहूँगा भाई ऐसा है, मुझे पता है कि √2 यूनिट होता है इसका विकर्ण, जो कि बराबर देगा 12√2 के। तो भाई √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना कर देंगे भैया, सीधे सीधे 12। और बात करते हैं 1 यूनिट स्क्वायर की, तो भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 144। अब आपको कहोगे भैया इतना स्टेप करने की जरूरत नहीं है, मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ एक एक स्टेप ताकि आप समझ जाएं, वरना तो आप देखते ही बोल दोगे भाई √2 को लात मारो, पहुँच गया 12 का स्क्वायर 144। जब बात यहाँ पे करेंगे तो कहें भैया ऐसा है, 4 हटाओगे बचा 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, खत्म बात। आपको ऐसे ही करना होता है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छे से आ पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो फिर वो चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी 2 इमेजेस की, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। एरिया से एरिया को कन्वर्ट करवा सकता है, पैरामीटर को कन्वर्ट करवा सकता है, साइड को कन्वर्ट करवा सकता है, डायगोनल में डायगोनल, कुछ भी करवा सकता है यहाँ पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे चलकर, जो हमारा नया लॉजिक है, या कह सकते हो कि इस वीडियो का पहला और इम्पॉर्टेंट लॉजिक है, हम उस पर आते हैं। पहला और इम्पॉर्टेंट लॉजिक है क्या हमारे पास, वो देखते हैं। तो लॉजिक नंबर 1 जो है वो जो है आपका स्क्वायर का सर्किल के अंदर होना है या सर्किल के अंदर स्क्वायर का होना है। बात को समझिएगा। अगर हम बात करते हैं इस स्थिति में, हमारे सामने एक इमेज बनी हुई है ये, अगर इस स्थिति में हम चेक करें तो भैया ये रहा हमारे पास एक स्क्वायर, ठीक है। और ये स्क्वायर के अंदर एक सर्किल बना हुआ है, स्क्वायर के अंदर सर्किल बना हुआ है, तो इसे बोला जाएगा सर्किल इन अ स्क्वायर। बट अगर मैं इसी को बात करता हूं यहां पर, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाएगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो स्क्वायर है ये सर्किल के अंदर है, तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर इन अ सर्किल, यानी कि जो स्क्वायर है वो सर्किल के अंदर है। तो ये इमेजेस आती रहती हैं, समझते रहते हैं, और हम इसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो मेरे पास सबसे पहले एक साइड होगी, साइड का मतलब भुजा, सबसे पहले क्या होगी, भुजा होगी, ओके। फिर उसके बाद जब मैं बात करता हूं, एक अंदर सर्किल बना है, अंदर सर्किल बना है तो उसे बोलते हैं इन रेडियस की, इसमें जो बनेगी वो इन रेडियस बनेगी, यानी कि अंतः त्रिज्या बनेगी। क्या बनेगी, अंतः त्रिज्या बनेगी। बात को समझ पा रहे हैं। इसके बाद एक बाहर सर्किल बना हुआ है, उसके लिए जो रेडियस आएगी वो होगी सर्कम सर्किल। क्या होगी,
सर्कम सर्कल, यानी कि बाह्य त्रिज्या क्या होगी भाई? बाह्य त्रिज्या, यानी कि बाहर वाली त्रिज्या। याद होगा हम लोगों ने इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी कुछ यही कंडीशंस पढ़ी थी, ठीक है? तो इनको समझते हैं। तो सबसे पहले साइड के लिए, तो हम अगर अपनी प्रीवियस फिगर को देखें तो हमने इस साइड को अपने मन से क्या बोल दिया था? 1 यूनिट बोल दिया था। ओके, अब जब हम बात करते हैं इंटरनल यानी अंदर वाले सर्किल की, तो बेटा जी अगर हम इस लाइन को खींचते हैं तो ये जो लाइन है ये सर्किल यानी वृत्त के लिए क्या कहलाएगी? एक व्यास कहलाएगी, जिसे बोलते हैं डायामीटर। क्या कहलाएगा बच्चा? डायामीटर। और अगर ये डायामीटर है तो ये रहा होगा उसका कहीं सेंटर, और ये जो सेंटर होगा इसके जो आधा भाग होगा इसी को बोला जाएगा इन रेडियस यानी अंतः त्रिज्या, यानी कि छोटी वाली आर। बात को समझ पा रहे हैं? बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है? अच्छा भाई, अब हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये तो वही लेंथ है जो यहाँ पर है। ओके, तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी, और इस लेंथ को हमने बोल दिया है 1 यूनिट, मतलब ये भी 1 यूनिट होगी। और चूंकि मैं आधे की बात कर रहा हूँ तो ये आधा यूनिट होगी, तो 1 यूनिट का आधा होगा। तो मतलब मुझसे कोई कल को ये कह दे कि भैया ऐसा है कि अंतः त्रिज्या क्या होगी, तो जो भी साइड हो डायरेक्ट आधा कर दीजिएगा, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। जब हम बात करते हैं बाह्य त्रिज्या की, तो बच्चों एक चीज को थोड़ा सा गौर से देखेंगे। बाहर वाली त्रिज्या के लिए व्यास बच्चों ये होगा आपका, ये होगा बच्चों व्यास, होगा व्यास। और अगर जब मैं बात करता हूं ये व्यास होगा, तो ये तो वर्ग यानी स्क्वायर के लिए एक डायगोनल होगा। डायगोनल का मतलब उसका विकर्ण होगा, और विकर्ण हमने कितना पढ़ा था? √2। मतलब ये यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो √2 है। चूंकि मुझे रेडियस चाहिए होगी इतनी ही मिलेगी, तो उसे बोलेंगे √2 का आधा। तो यहाँ पे कह सकते हैं √2 का आधा, और इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/√2 यूनिट आ जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किस में पढ़ा था? यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था किसमें? इक्विलेटरल ट्रायंगल में, यानी कि समबाहु त्रिभुज में। और यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आ रहा है इनर सर्किल और एक्सटीरियर सर्किल को लेकर, ठीक है? सर्कम सर्किल और इसको लेकर। तो बात को यहाँ समझने वाला मुद्दा सिर्फ इतना है कि आपको ये लॉजिक समझ के चलने, क्योंकि अगर आप ये लॉजिक समझ के चलोगे तो मैं इनमें बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को इनको इम्प्रूव करेंगे, इम्प्रूव करके इनका यूज़ करना सीखेंगे, और यूज़ करके ना जब हम सीखेंगे तो इनके क्वेश्चन बहुत बेहद आसानी से कर सकते हैं। यहाँ मेन प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चन में इन फंडामेंटल को अटैम्प्ट कैसे किया जाए, लगाया कैसे जाए। क्योंकि आपके पास कितनी भी विद्या है, लेकिन अगर आप उसका सही यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो वो विद्या बिल्कुल बेकार है। तो सेम प्रोसीजर ये होता है, चाहे जितना अच्छा कंटेंट है आपके पास, उसको प्रॉपर नहीं पढ़ रहे हो, प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आप मोटी मोटी किताबें खरीद लेते हो, खरीदने के बाद अपने पास रख लेते हो और उसे खोल के पढ़ते तक नहीं हो। तो आप किताब कितनी भी बेहतरीन खोल लीजिए, खरीद लीजिए, लेकिन जब तक आप उसे पढ़ोगे नहीं, उसे समझोगे नहीं, तो आप उसका वो आपके लिए बेकार ही होती है। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी है। तो ये था लॉजिक नंबर 1, और इसके क्वेश्चंस हम लोग कुछ कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है हमारे लिए कि भैया बताइए किसी भी स्क्वायर के इनर सर्किल और एक्सटीरियर सर्किल के रेडियस का रेशियो क्या होगा। भैया ये रहा हमारा दोनों के पास, हम तुरंत कह देंगे भाई 1/2, 1/√2, सिंपल है। ओके, बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम कह सकते हैं √2 रेशियो कितना हो जाएगा? 2। ओके, नहीं दिख रहा है? मैंने कहा 1 में कितना बेटा? 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 में कितना? √2। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो मैंने कहा ये √2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2। तो ये एक हमारा रेशियो तैयार हो जाएगा। अगर भाई हो सकता है आप √2 से कट करना चाहो तो ये 1 टाइम जाएगा, √2 से √2 टाइम जाएगा, दैट इज द रेशियो। ये भी एक रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं? अगर आप इस तरीके की चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो मुझे लगता है आप बेहतरीन तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। बात समझ पाए? नाउ आते हैं नेक्स्ट लॉजिक पर। अगर हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट लॉजिक पर, तो नेक्स्ट लॉजिक आपका है क्या, या इसके 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट लॉजिक पर आते हैं। तो भाई हमारा लॉजिक नंबर 1 में ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात यहाँ करते हैं कि कभी कभी पूछ लेता है भैया बताओ इनर सर्किल और एक्सटीरियर सर्किल की रेडियस का रेशियो क्या है। रेडियस तो बता दिया, एरिया का रेशियो क्या है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे एरिया के रेशियो के लिए, तो इसका एरिया हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1, और इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना? 2। तो हम कह सकते हैं कि 1:2। बात को समझ पा रहे हैं? कैसे आया 1:2? भैया हम कह सकते हैं कि अगर इसकी हमने 1 यूनिट यानी कि यहाँ पे रेडियस 1 यूनिट मान ली है, तो जाहिर सी बात है जो एक्सटीरियर वाला होगा वो होगा ये। बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब जब हम बात करेंगे
ये हो जाएगा 1 यूनिट इंटरनल यानी छोटा वाला r, और कैपिटल जो r हो जाएगा वो √2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अगर जब बात करते हैं हम इसके एरिया की तो एरिया में लगाते हैं बेटा पाई r स्क्वायर और यहाँ पे लगेगा पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो भाई ये पाई से पाई तो कैंसिल हो ही गया है और ये स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इसका स्क्वायर 2 हो गया। तो देखिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ डायरेक्ट स्क्वायर क्यों कर रहे थे। ओके, तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को समझते हुए चलना है। बात करते हैं यहाँ पर, तो ये याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा। अगर इमेजेस एक जैसे हैं और आप एरिया की बात कर रहे हो तो सिर्फ स्क्वायर कर दीजिए, बाकी और कोई चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, बात आती है यहाँ पे कि कई बार हमसे पूछ लेता है भैया बताइए इन तीनों इमेजेस के एरिया का रेशियो क्या है। चलिए, तीनों इमेजेस हैं हमारे पास, अब इन तीनों इमेजेस में हमसे एरिया का रेशियो पूछ रहा है। ये बड़ी बात है भाई। ओके, तो अब ये कैसे निकाला जाए? तो हमें कुछ नहीं करना है, एरिया निकालना है ना। तो मुझे बोला गया था सबसे पहले मैं बात करता हूँ वर्ग की। तो भाई वर्ग की भुजा कितनी मानी गई थी? 1 यूनिट। इसके हिसाब से इसका एरिया आ जाएगा 1 यूनिट स्क्वायर। बात को समझ पाए? बहुत सिंपल सा फंडा है। बात करते हैं जब हम अंतःवृत्त की, बात करते हैं जब अंतःवृत्त की। ओके, तो इसकी रेडियस हम लोगों के पास थी 1/2 यूनिट। चूंकि मैं बस इसका एरिया निकालूंगा तो पाई अपॉन में 1/4 यूनिट स्क्वायर। बात को समझ पा रहे होंगे? ओके, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, जब मैं बात करता हूँ बाह्य वृत्त की, ओके, तो इसकी जो रेडियस थी वो 1/√2 थी। स्क्वायर करेंगे तो 1/2 यूनिट थी, और अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा π/1/2 यूनिट स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे रेशियो की बात कर रहा हूँ तो भाई मैंने कहा ये चीज़ कट गई। ओके, 4 से डिवाइड कर दी, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा 4, ये हो जाएगा पाई, और ये कितना हो जाएगा 2π। दैट इज़ द रेशियो, ये रेशियो हो जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप चाहें तो यहाँ पे पाई की वैल्यू रख सकते हैं 22/7, फिर उसके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, और ये चीज़ें याद रखिए कि ये चीज़ कभी कन्वर्ट नहीं, चेंज नहीं होगी, बदलेगी नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पाई की वैल्यू रखते हैं तो ये 4 हो जाएगा, ये 22 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 22 बटे में कितना हो जाएगा 7, और इंटू में कितना हो जाएगा 2। ओके, अब हम बात करते हैं 2 से काट दिया तो ये 2 बार में गया, ये कितनी बार में गया 11 बार में, और ये कितनी बार में गया 2 बार में। 7 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 14:11:22, मतलब ये होगा एरिया का रेशियो। मतलब यहाँ से इतना बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर हमें ये चीज़ कंटिन्यूली पता है, ओहो नीचे नहीं दिख रहा है आपको, चलिए यहाँ तक दिख रहा है ना, तो इसी को कंटेन कर आगे करते हैं। तो मैंने कहा अगर 4 है तो इसको 4 ही रहने देते हैं, पाई है तो यहाँ पे क्या कर देते हैं 22/7 कर देते हैं, और वहाँ पे 2 पाई है तो हमने कहा 44/7 कर देते हैं। ठीक है, रेशियो निकालना है हमको, 2 से भाग दिया 2 बार में गया, ये 11 बार में गया, और ये 22 बार में गया, 7 का गुणा कर दिया तो 14:11 रेशियो कितना हो जाएगा 22। बहुत सिंपल सा रेशियो है। अगर इससे क्या बेनिफिट है, अगर आपको कल को किसी ने ये कह दिया कि भैया ऐसा है कोई सर्किल है, उस सर्किल के अंदर एक स्क्वायर बनाया जाना है, उसका एरिया क्या होगा, अगर बड़े वाले सर्किल का यानी जो सर्किल है उसका एरिया सपोज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम कह देंगे भैया ये 88 सेंटीमीटर स्क्वायर की बात कर रहे हो, मतलब आपने यहाँ पे सिर्फ 4 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म काम। इससे क्या होगा कि आप बेहतरीन तरीके से सवालों को जल्दी से कर पाओगे। यहाँ मेरा मेन मोटो बहुत ज़्यादा ज्ञान धारणा नहीं है, मेरा मोटो सिर्फ ये है कि आपके पास वो टेक्निक हो कि सवाल में आप कम से कम टाइम पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर सकें। मेरा मेन मोटो सिर्फ इतना ही है। तो ये था हमारा लॉजिक नंबर 1। आई होप इसके क्वेश्चंस में जो मैंने छोटे छोटे लिए हैं, हालांकि मैं इसकी प्रैक्टिस अलग से करवाऊँगा आपको आपके अगले वीडियो में। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो बड़ा जाने वाला है। मैं बहुत स्टार्टिंग से बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहा हूँ, फिर आगे चलकर मैं इन कॉन्सेप्ट को बड़ा करूँगा, समझाऊँगा। ठीक है, ओके, चलिए ये था आपका लॉजिक नंबर 1। अब हम बात करते हैं आपके लॉजिक नंबर 2 पर कि आपका लॉजिक 2 आपसे क्या कह रहा है। लॉजिक 2 जो है आपका वो देखने वाले हैं हम कि आपके लिए है क्या। जब हम बात करते हैं लॉजिक 2 के लिए, हाँ बहुत सारे लोगों ने लॉजिक 2 के बारे में समझा भी हो, सुना भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि भाई ये है एक स्क्वायर। ओके, अब इस स्क्वायर में मैंने एक छोटा सा आर्क लगा दिया।
ओके। और हमने आपसे सिर्फ इतना कहा कि भाई ये वाले पार्ट का एरिया बताओ। आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा और समझिएगा कि इनमें बड़ा एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट वर्क करेगा, ठीक है। लॉजिक नंबर 2 में भले बेसिकली सी चीज़ें लेकर चल रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपने पढ़ी भी हैं और जो हो सकता है आपने नहीं भी पढ़ी हो। तो चूंकि ये 90 डिग्री है, ओके, ये यहाँ से यहाँ तक एक साइड है और ये वही साइड है जो यहाँ पर है। अगर बेसिकली आपकी भाषा में बात की जाए तो आप इसे ए मानते हो, तो ये भी क्या है बेटा, ए है, और ये 90 डिग्री बना रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये सर्किल का एक पार्ट है जिसे हम सेक्टर बोल सकते हैं। सेक्टर का मतलब त्रिज्यखंड होता है। और याद रखिएगा, अगर मैं इस पार्ट का, देखो सीधी सी बात, मुझे शेडेड पार्ट निकालना है तो मैं एक काम करूँगा, पूरे वर्ग में से इस वाले सेक्टर को हटा दूंगा। तो वर्ग का आपने फॉर्मूला पढ़ाई है, क्या होता है, ए स्क्वायर। मैंने अभी बताया आप लोगों को। जब बात करते हैं सेक्टर की तो सिर्फ आप पहले पाई आर स्क्वायर ध्यान दो। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, ये पूरा सर्किल होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है ना। और हम यहाँ पूरे सर्किल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ 90 डिग्री की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मोटा मोटा दिमाग ये लगाइएगा कि पूरा सर्किल कितने डिग्री का होता है, 360 का होता है। चूंकि मैं 90 डिग्री की बात कर रहा हूँ तो क्या मैं पूरे सर्किल के चौथाई पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी चौथा पार्ट, ठीक है। जिसको ना समझ में आए चौथा पार्ट कैसे निकाल लिया, तो हमने कहा 90 डिग्री की बात कर रहे हो, 360 होता है। तो अभी इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा आप कौन से पार्ट की बात कर रहे हो। आप चौथे पार्ट की बात कर रहे हो तो 1/4। अब इनको आप हटा दीजिएगा। चूँकि ये रेडियस भी यहाँ पे क्या होगी, ए ही होगी, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए हो गया। तो हम यहाँ से एक फॉर्मूला निकालेंगे, ए स्क्वायर 1 माइनस 1/4 पाई। ओके, चाहें तो हम इसमें वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद चीज़ें निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पर टोटली डिपेंड करता है कि ये क्या है। अब चूंकि हम लोग अपना कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हैं तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं भाई ऐसा है, ये 1 है, ये 1 है, समझिएगा, ये 1 है और ये क्या है बेटा, 1 है। और हमने कहा इसका एरिया निकालना है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अब ये तो एक ही जगह कुछ भी दे सकता, हम तो 1 लेकर चल रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं करना, पूरा एरिया कितना हो जाएगा 1। और हमें सेक्टर की बात करना है तो 1 स्क्वायर यानी 1 पाई, और चूँकि पार्ट लेना है तो पाई/4, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, पाई/4, 1 माइनस पाई/4, साइड आप जो भी लेना चाहो। सिंपल सी चीज़ है ना, ठीक, बहुत सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे। अब आप कहोगे कि भाई इसको पढ़ाने का क्या मतलब है, तो इससे एक रिलेट करके क्वेश्चन आया है आपकी नोटबुक में या आपके बुक्स में। ये देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, हमारे सामने एक इमेज आ गई, ओके। हमसे कहा गया कि इस जो लीव आपको बीच में दिख रही है, इस लीव का एरिया बताइए। इस लीव का एरिया बताइए। अब हमें इसके लिए क्या कुछ नया पढ़ना पड़ेगा, नहीं भाई, हमें करना क्या है, देखो हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। पहली चीज़ तो हमने इसका एरिया निकालना भी आपको सिखाई दिया है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप यहाँ से इसका डायगोनल बनाकर भी कर सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं आपसे हम आपको इस तरीके से बताते हैं। थोड़ी देर के लिए हम मान के चलते हैं कि ये है ही नहीं, ओके, बात को समझ पाए। और अगर ये है नहीं तो हमारे लिए ये एक ट्रायंगल भी होगा, ओके। और अगर ये ट्रायंगल, अगर मैं इसको हटा दूं कि थोड़ी देर के लिए ये भी मान लेता हूं कि ये नहीं है, तो मुझे ये पता चल गया कि भैया जो शेडेड पार्ट है उसका आपने आधा पार्ट मिटा दिया है, मतलब ये आधे पार्ट का एरिया निकाल के केवल डबल कर देंगे तो हमें डायरेक्ट निकल आएगा। तो हमने कहा भाई निकालने की ज़रूरत क्या है, ये सेक्टर 90 डिग्री वाला है, तो पूरे सेक्टर की बात करेंगे तो फिर से वही पाई, चूँकि साइड अगर ए लेकर चल रहे हो तो पाई ए स्क्वायर बाय कितना होगा, 4। बात को समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये ट्रायंगल का एरिया हटाना है तो 1/2 हो जाएगा, आधार इंटू बेस ये हो जाएगा, इसको आप हटा दीजिए तो हमें क्या हो गया, ये वाला एरिया मिल जाएगा। चूँकि मुझे डबल करना था इसको तो 2 बार कर लीजिए। अब टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, हमने तुरंत क्या कर दिया भैया, इसको सॉल्व कर दिया, इसको 2 का मल्टीप्लाई अंदर किया, जब 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो भाई ये कितना हो गया, ये हो गया 44 बटे में कितना 7 और इंटू में कितना 4, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 1/2 हो गया, और ये 2 का मल्टीप्लाई किया था, फिर उसके बाद ये हो गया ए स्क्वायर। अगर मैं बहुत अच्छे सॉल्व करता हूँ तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं ए स्क्वायर किसी तरीके से कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास आएगा 11/7 माइनस कितना 1। सॉल्व करेंगे तो 4/7 ए स्क्वायर। ये था पहला तरीका।
हालांकि बहुत सारे तरीके हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इस टाइप की जो भी इमेजेस आएंगी, जो ये बनी हुई है हमारे सामने ये, तो ये जो एरिया होगा ये हमेशा कितना होगा 4/7a², मतलब पूरे एरिया का 4/7 भाग। बात को समझ पा रहे हैं? तो ये आपके लॉजिक 2 में आने वाले पैटर्न हैं, तो आप लॉजिक 2 के कुछ पैटर्न्स को समझ लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, चूंकि मैं बात इन्हीं पर करूंगा और मैं पूरी डिटेल में चर्चा इसी में भी करूंगा, मैं ज़्यादा लॉजिक नहीं पढ़ाऊंगा। गिनती के 5 लॉजिक होंगे, जिसमें से हम लोगों ने 2 लॉजिक को कम्प्लीटली क्लियर कर लिया है। आते हैं हम लोग अपने तीसरे लॉजिक पर। चलिए, हमारा तीसरा लॉजिक जो आपके पास है वो क्या है? ये है आपका स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया कि ये हमारा एक आर्क है। ओके, हमने इसका एरिया निकालना सीख ही लिया है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें अब क्या मतलब है? हमें मतलब है यहाँ बनने वाले सबसे बड़े आकार के सर्कल से। तो भाई इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ये हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास बी हो गया, ये हमारे पास सी हो गया, ये हमारे पास डी हो गया। और हमने कहा भाई अगर ये इसका सेंटर है तो थोड़ी देर के लिए मान के चलेंगे तो ये इसका रेडियस होगा आर, और हमने इसी रेडियस यानी आर की वैल्यू पूछी है। और चूंकि मैंने बात की है कि ये भैया पूरा क्या है ए, तो बताएंगे भैया क्या होगा। सो इसको स्टार्ट करते हैं। आई होप कुछ लोगों का आ भी गया होगा, जिनका नहीं आया वो देखें। अगर हम चर्चा करते हैं तो ये भी क्या होगा, आपका आर होगा, और ये भी एक छोटा सा स्क्वायर में एक छोटा सा वर्ग बन गया। अगर भाई मैं इससे खींची हुई एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये मेरे हिसाब से पूरी लाइन जो मैंने डॉट डॉट करके बना दी, ये पूरी की पूरी लाइन जो है ये क्या होगी आपकी एक ए बी के बराबर होगी। चूँकि ये भी रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर थोड़ी देर के लिए ई बोल दे तो ई से बी तक की पूरी लाइन क्या होगी, ए होगी। बात को समझ पा रहे हैं? और चूंकि मैं ये कह सकता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, आर होगा, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, √2r। तो मेरा एक कॉन्सेप्ट मेरे सामने आया, मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो है r + √2r, जो कि बराबर होगी किसके बेटा, a के। तो मैंने कहा a बराबर जो निकालना है वो r कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, √2 के। ठीक है, अब यहाँ से r का मान निकालना चाहेंगे या फिर a अपॉन में r कर लीजिए, तो हम ये कह सकते हैं 1 + √2 और अपॉन में क्या होगा 1। तो ये रेशियो आता है इसमें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे रेशियो फॉर्म में तैयार करोगे या फिर किसी अदर फॉर्म में तैयार करोगे। तो आई होप ये चीज़ एकदम से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, 3 लाइनों का है, समझने वाली बात है। अब हम बात करते हैं यहीं पर इसी कॉन्सेप्ट में, यानी लॉजिक नंबर 3 में। जैसे हम लोगों ने सर्किल इस आर्क में बनाया है, इस वाली चाप में बनाया है, तो ये सर्किल यहाँ पर भी तो बन सकता है, ये सर्किल यहाँ पर भी तो बन सकता है। जब ये सर्किल यहाँ बनेगा तो सर्किल की रेडियस क्या होगी, तो हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप ये चीज़ नोट करते जाइएगा, क्योंकि आपको बुक्स में ना के बराबर मिलेगा। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे चल के, और आगे है क्या, लॉजिक 3 का अगर जो पार्ट देखा जाए, दूसरा पार्ट का क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में कौन सा लॉजिक हमें याद रखने वाली बात है, तो वो देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने अभी जो सर्किल पढ़ा, जस्ट उसके अगेंस्ट एक और सर्किल बन सकता है। जैसे हमने ये एक आर्क लगाई है और हमें जो सर्किल चाहिए, जो हमें सर्किल चाहिए वो ये है। मैंने बोला इनकी रेडियस क्या होगी। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। मैं अगर इसकी रेडियस की बात करता हूँ तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, और ये सेंटर है तो ये मैंने बोल दिया भैया कितना, r। बात को समझते हैं। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से मिलाएं तो ये भी बेटा कितना हो जाएगा, r, और ये अगर r है तो ये भी r होगा, ये भी r होगा। तो ये बीच का जो डायगोनल टाइप का आपको दिखेगा ये होगा भाई, ये हो जाएगा आपका √2r। सहमत हैं आप बात से? ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये, तो ये भी भैया आपका क्या है, r हो जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक लेकर जाएंगे, जो डॉट डॉट लाइन है ये वही लाइन होगी, ये यहाँ से यहाँ तक ये होगी a। अगर देखा जाए तो पूरा डायगोनल जो है मुझे पार्ट में पता है, यहाँ से यहाँ तक पता है भैया √2r। ओके, यहाँ से यहाँ तक पता है r,
यहाँ से यहाँ तक पता है a और पूरा तो होगा √2a। यहाँ से अगर हम r कॉमन लेते हैं तो मेरे पास जो आएगा वो आएगा √2 + 1। a को उधर ले जाकर a कॉमन लेते हैं तो √2 - 1। अगर मैं इसको नेटली सॉल्व करने की कोशिश करूं तो r/a = आ जाएगा √2 - 1 अपॉन में √2 + 1। बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है जिसे आपको अपने माइंड में बैठा के रखना है। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो फिर मुझे नहीं लगता कि आगे आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ सोचना या समझना है। तो मेनली इस क्वेश्चन का कंक्लूजन, इस लॉजिक का जो कंक्लूजन निकला, इस लॉजिक का कंक्लूजन निकला तो निकला क्या? तो वो कंक्लूजन है आपका ये। सबसे पहले हमारे पास एक स्क्वायर, बात हमने कर दी एक आर्क की, उसके बाद हमने बनाया यहाँ पर एक बड़ा सा सर्किल और फिर उसके बाद बनाया एक यहाँ पे छोटा सा सर्किल। तो हमारे पास दो तरीके के सर्किल हो गए। तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक साइड है यानी भुजा है, एक बेटा कैपिटल R है और एक है भैया स्मॉल r। बात को समझिएगा। अब इसमें मैंने बात क्या की है, मैंने कहा है कि अब इसमें क्या रिलेशन है। तो आप याद रखिएगा, मैंने जब ये सर्किल बनाया था तो मैंने कहा था ये √2 + 1 आ रहा था, तो ये 1 आ रहा था। और जब यहाँ पे बात की थी तो ये √2 क्या आ रहा था, -1 आ रहा था। बहुत सिंपल सा फंडा है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। हो सकता है कल को आपके सामने ये जो इमेजेस है तो इस इमेजेस में दोनों ही सर्किल के रेडियस का रेशियो पूछे तो आप बोल सकते हो ये रेशियो है। दोनों का एरिया का रेशियो पूछे तो दोनों का स्क्वायर करके केवल पाई लगा देना है। आपसे कहीं ये पूछ दे भैया ऐसा है, साइड जो है आपका, सीधी सी बात है, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का स्क्वायर और छोटे वाले सर्किल और बड़े वाले सर्किल तीनों का एरिया क्या है, तो इसका केवल स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर करके पाई लगा दीजिएगा, स्क्वायर करके पाई लगा दीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन को कभी सॉल्व करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। सो प्लीज़ आप इस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा, क्योंकि मेनली डिपेंड ये आप ही के ऊपर करता है कि आप इसे याद रख पाते हो या नहीं रख पाते हो। अगर आप इनको याद रखते हो तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से करवा देंगे, और अगर याद नहीं रखते हो तो प्लीज़ बच्चा जैसे हमने सॉल्व किया वैसे आप सॉल्व करोगे, फिर अपने कंक्लूजन पे पहुंचोगे। ऐसे आपके आंसर सेकंड्स में होंगे और वैसे आपके आंसर्स मिनट्स में होंगे, और मिनट्स में बेटा क्वेश्चन इस समय सिलेक्शन नहीं दिलाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट लॉजिक पर। तो जो हमारा नेक्स्ट लॉजिक है वो नेक्स्ट लॉजिक है क्या? ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट लॉजिक है वो टोटली वर्क करता है इन्हीं सर्कल्स पर, जिस तरीके के सर्किल अभी हमने बनाए। फर्क सिर्फ इतना है कि अभी सर्किल सिर्फ और सिर्फ, अभी जो सर्किल थे हमारे पास वो कितने थे, सर्किल में हम ऑर्क एक लगा रहे थे, एक ऑर्क लगा रहे थे, अब हम सर्किल में डबल ऑर्क लगाएंगे। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि हमें लॉजिक 4 में क्या पढ़ना है। तो जब हम बात करते हैं लॉजिक 4 में, तो लॉजिक 4 में सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, ये है ओके। यहाँ पे हम एक बार ये एक छोटा सर्किल बनाएंगे, यहाँ पर हम एक छोटा सा ये एक बड़ा सर्किल बनाएंगे और ये छोटा सा सर्किल बनाएंगे। तो अब ये तीन तरीके के जो सर्किल बन रहे हैं, इन सर्कल्स का हम लोग रिलेशन समझेंगे, क्या रिलेशन आएगा। बहुत इत्मीनान से और सब प्यार से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो लॉजिक 4 का जो पहला पार्ट है, यानी जो पहला कॉन्सेप्ट है जो हमें अपने माइंड में रखना है वो ये है। पहला कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि भाई हमारे पास एक और की ये लगी है और एक और की ये लगी है, और हमने कहा भाई ये रहा आपका सर्किल, ये रहा आपका सर्किल। भाई इसकी रेडियस क्या है हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो हमने कहा चलिए ट्राई करते हैं। अगर देखा जाए तो ये इसका सेंटर है, और अगर ये सेंटर है तो कंफर्म है कि ये भाई क्या होगी, आर होगी, रेडियस होगी। ठीक है, अब भाई हम बात करते हैं कि यहाँ से अगर मैं इस लाइन को मिलाता चलूँ, इस लाइन को अगर मैं इस डॉट से लेकर सेंटर से होते हुए यहाँ तक खींच दूँ, तो भाई हम कह सकते हैं कि ये साइड वही है जो यहाँ पर है, तो ये पूरी की पूरी क्या होगी, ए होगी। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी ए है, तो हम ये कह सकते हैं ये a बाय कितना होगा, 2 होगा। ठीक है ना, पूरी साइड अगर ये लेते हो तो आधी साइड क्या होगी, ए होगी। और चूंकि यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं तो ए में ये आर पोर्शन कम कर देंगे, तो ये ए माइनस क्या होगा, आर। हम यहाँ पे बड़े आराम से पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी रेडियस फॉलो कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा,
ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2AR, ये हो गया कर्ण का स्क्वायर। बात को समझ पाए? ठीक है, मैं बात करता हूँ यहाँ पे लंब, तो ये कितना हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। अब मैं बात करता हूँ आधार का स्क्वायर, तो आधार है a/2, तो ये हो जाएगा a²/4। ओके, जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो मैं कह सकता हूँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये 3a² बाय कितना हो जाएगा 4, और इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा 2AR। बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, ए स्क्वायर से ये a कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास a अपॉन जो r आने वाला है वो आने वाला है 8/3। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये बात हो गई हमारी पहली। ठीक है, मतलब कुल मिला के अगर मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ r फाइंड करने की कोशिश करूँ तो मुझे मिलेगा 3/8, मतलब भुजा का 3/8 भाग करना होगा। तो हमने जो 3 सर्किल बनाए थे, 3 में से एक सर्किल के बारे में डिटेल में देख लिया कि किस तरीके से इसकी रेडियस आने वाली है। बात करते हैं इसके सेकंड सर्किल की। तो सेकंड सर्किल देखिएगा क्या है इसका। सेकंड सर्किल भी बहुत बेहतरीन है, बहुत आराम से समझिएगा। सेकंड सर्किल तो ये रहा हमारा स्क्वायर, ओके, ये रहा हमारा ऑर्क, ये रहा हमारा और, ठीक है। अब हमारे पास आ गया ये वाला सर्किल, ओके। तो सिंपल सी बात है, अगर ये सर्किल है तो इसका भी कोई ना कोई सेंटर होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ इसके सेंटर की, तो भाई ये रहा इसका सेंटर, ठीक है। अच्छा भाई, अगर ये सेंटर है इसका तो कंफर्म है कि इतनी सी रेडियस क्या होगी, आर होगी। और ये जो बीच में हमें एक इसको नीचे की ओर तक हाइट लेकर आते हैं नीचे तक, तो ये वाला पोर्शन भी क्या बना देगा, वो आर बना देगा। बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगर ये इसको आर बना रहा है तो ये यहाँ से यहाँ तक भी कुछ होगा, तो उसको थोड़ी देर के लिए हम के मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ से, अगर हम इस पैटर्न में, मतलब सिर्फ इस सेंटर से यहाँ तक इसको ऐसे मिला दें, तो ये यहाँ से यहाँ तक ए और ये आर, तो मतलब जो पूरी लेंथ होगी वो होगी a+r, ओके। अगर हम बात करेंगे ये पूरी लेंथ की, बात करेंगे ये पूरी लेंथ की, तो ये पूरी लेंथ क्या होगी हमारी भाई, अगर हम बात करते हैं यहाँ तक अगर हम इसको लेकर जाते हैं तो भैया ये पूरी की पूरी यहाँ से, मतलब इस ऑर्क से लेकर यहाँ तक, तो ये पूरी की पूरी a होगी। क्योंकि ये वाला पोर्शन हटाना है तो यहाँ पे हो जाएगा a-r, ओके। अगर इस बिहाफ पे देखा जाए तो ये के जो हाइट है वो इस वाले ट्रायंगल के लिए भी वही हाइट है जो इस वाले ट्रायंगल के लिए, तो दोनों में पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकालेंगे, हाइट निकालेंगे। तो पहले इससे हाइट निकालते हैं। तो जब हम इसकी हाइट निकालेंगे तो हम लोग a-r के होल स्क्वायर में से r स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो भैया हो गया लंब आ गया। लंब कैसे निकाला जाएगा, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा दिया। सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी है, ये हो गया आपका कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, और इसमें आधार का स्क्वायर। भाई आधार तो यही होगा ना, तो हमने यहाँ पे a-r लिया, तो भाई हम क्या कह सकते हैं, a-r इसको हटा दिया, ठीक है। तो ये इक्वलेंट होंगे क्योंकि दोनों ही स्थितियों में आपका लंब क्या था, सेम था। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, चलिए मैं इसको सॉल्व करके यहाँ दिखाता हूँ। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा a² प्लस r स्क्वायर माइनस 2ar माइनस r स्क्वायर। बात को समझ गए, ये हो गया इसका स्क्वायर, यहाँ तक हो गया, लगा दिया बराबर। अब इसकी बात करते हैं, मैंने कहा a² प्लस r स्क्वायर फिर प्लस 2ar, आई होप आपको दिख रहा होगा। इसके बाद नीचे लगा देते हैं माइनस, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, तो a² माइनस उसके बाद r स्क्वायर फिर प्लस 2ar, ओके। अगर हम बात करते हैं बराबर के इस तरफ देखते हैं तो ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो a² इज इक्वल टू, इसको उधर लेकर जाएंगे तो 6ar बचेगा, a से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 6r। रिलेशन में देखेंगे तो a/r का जो रिलेशन होगा 6:1, और अगर हम r के मान के निकालने की बात करेंगे तो 1/6 क्या होगा, a होगा। ये डिपेंड ये करता है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लिखते हो और समझते हो। तो अगर हम बात की जाए कि दूसरी कंडीशन में जो सर्किल होगा वो साइड का 1/6 यानी 6वां भाग होगा। बात को समझ पा रहे हैं। चलिए, ये था लॉजिक 4 का दूसरा सर्किल, जो दूसरा सर्किल हमको पढ़ना है। अब हम बात करते हैं लॉजिक 4 में तीसरे सर्किल पर, कि तीसरा सर्किल के क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप करता है। चलिए,
जब हम बात करेंगे तीसरे लॉजिक के लिए तो बहुत बेहतरीन चीज़ है और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है इसमें। उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब चीज़ें नोट कर रहे होंगे और ये आपके लिए ही बहुत बेनिफिशियल हैं। अगर आप नोट नहीं करते हो तो फिर आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी। मैंने कहा इस सर्किल के बारे में जानकारी चाहिए, इस सर्किल की रेडियस क्या होगी, और ये सर्किल की रेडियस निकालनी है हमको। तो हमने कहा चलिए भैया ट्राई करते हैं। मैंने कहा ये सेंटर है, मतलब ये आर होगा, ये सेंटर है मतलब ये क्या होगा, आर होगा। बात को समझते हैं, ठीक है। अगर हम यहां से देखा जाए तो ये भी तो आर होगा, मतलब ये पूरी की पूरी जो लाइन होगी वो a माइनस आर होगी। बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां से, अगर हम इसको ऐसे मिला देते हैं, इसको ऐसे मिला देते, जब हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलाने की कोशिश करेंगे तो मुझे क्या समझ में आएगा कि ये तो R है और ये A है, तो यहाँ पे A प्लस कितना होगा, R होगा। बहुत बेहतरीन तरीके से समझिएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइट निकाली जा सकती है। बात को समझ पा रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम से देखा जाए तो ये बेस बनेगा, तो अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको K मान लें तो K की जो वैल्यू निकालने वाले हैं वो निकालने वाले हैं अंडर रूट, कर्ण जो है वो है a प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। उसमें से हमें माइनस करना क्या है, माइनस करना है a माइनस आर का होल स्क्वायर। बात को समझते हैं। अभी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसे किस तरीके से सॉल्व करते हो, चाहे फॉर्मूला खोल के सॉल्व कर लीजिए, चाहे नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लीजिए। तो मैंने कहा फॉर्मूला खोल के सॉल्व करते हैं तो ये a स्क्वायर के तरीके काम करेगा, ये b स्क्वायर के तरीके काम करेगा, बीच में माइनस है तो हमने कहा पहले ब्रैकेट में a प्लस बी वाला कंडीशन होता है तो इनको जोड़ देते हैं। दूसरे में क्या होगा, माइनस वाली कंडीशन होगी तो a प्लस आर हो जाएगा, माइनस होगा तो माइनस a प्लस आर हो जाएगा। इनको अगर सॉल्व करते हैं तो मैंने देखा कि भाई ये से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 2a आएगा और यहाँ से 2r आएगा और ये रूट लेंगे तो k का जो वैल्यू आया ना मेरे पास, k का जो वैल्यू आया वो 2 रूट AR आया, 2 रूट AR आया। इस बिहाफ पे देखा जाए तो मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है 2 अंडर रूट में AR, तो सेम चीज़ यहाँ से यहाँ तक भी होगी, 2 अंडर रूट में कितना हो जाएगा बेटा AR। और लेकिन ये तो पूरी साइड थी, मतलब इसको a के बराबर किया जा सकता है, तो मैं कह सकता हूँ a बराबर, इनको सॉल्व करेंगे तो 4 अंडर रूट AR, स्क्वायर कर दीजिए तो a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 AR, a से कैंसिल हो जाएगा तो r बराबर हो जाएगा a अपॉन 16। तो यहाँ से ये समझ में आया कि जो हमारी रेडियस है वो पूरी साइड का कौन सा भाग है, 16वां भाग है। तो आई होप ये बात को समझ पा रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत टफ चीज़ें और बहुत निकाल के मैंने चीज़ों को सिखाने का प्रयास किया है आपको। ये वो लॉजिक्स हैं जो आपको आपकी किताबों में नहीं मिलने वाले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पेपर्स में पूछे गए क्वेश्चन से निकाला गया कलेक्शन है, ठीक है। अब हम इनको एक साथ लिखते हैं। जैसे हमने तीनों सर्कल्स को हमने अलग अलग करके निकाल लिया कि किस तरीके से ये वैल्यूज़ आ रही हैं, तो अभी इन्हीं वैल्यूज़ को हम लोग इकट्ठा करके लिखते हैं। तो इकट्ठा करके लिखने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जैसे मैंने आपसे कहा कि ये आपका एक सर्किल है, ओके। अब इस सर्किल में आपने 3 तरीके की सर्किल की इंफॉर्मेशन दी। सबसे पहले जो यहाँ बना, दूसरे नंबर पे जो यहाँ बना और तीसरे नंबर पे यहाँ बना। अगर माइंड में आ रहा भैया यहाँ बनना है तो यहाँ पे भी वही बनेगा जो ये है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे R1 की, तो ये R1 हमारा क्या निकला, R1 निकला था 3/8A, ओके। R2 हमारा क्या निकला था, R2 हमारा निकला था A/6। और अगर मैं R3 की बात करूँ तो ये क्या निकला था, A/16, सॉरी 12 नहीं 16 था शायद, 16 था, ठीक है। तो हम लोगों ने ये कंटेन निकाला था। अब हमसे कोई रेडियस का रेशियो पूछ सकता है तो हम बड़े आराम से यहीं पे सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। तीनों का रेशियो निकाल सकते हैं, भुजाओं का भी रेशियो निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, यहाँ पर हम एरिया से रिलेट करते हुए सभी चीज़ें निकाल सकते हैं, वो भी बहुत आराम से।
ओके, आई होप मैंने जितना कंटेंट आज आपको पढ़ाया है ना, यह जो पढ़ा रहा हूँ मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। उस नेक्स्ट सेशन में हमें ये समझना होगा कि इनको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। जब मैं आपके सामने 20-25 क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाऊंगा तो आपको उस टाइम पे मैं ये चीज़ें नहीं लिखाऊंगा, समझाऊंगा भी नहीं कि ये कैसे आया, कहाँ से आया, क्योंकि मैंने जो बताना था वो इसमें बता दिया है। इनका इम्प्लीमेंट होगा दूसरे वाले वीडियो में। अब हम बात करते हैं एक लास्ट लॉजिक की। ये लास्ट लॉजिक बेहद इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा कारगर भी है। चलिए, जैसे मैंने कहा कि हमारे सामने एक स्क्वायर है, ये लॉजिक नंबर लास्ट है आपका, ठीक है ना। मैंने कहा था 5 लॉजिक बताऊंगा, तो ये 5वां ही लॉजिक है आपको। 5वें लॉजिक में बहुत सारे पार्ट नहीं है, सिर्फ सिंगल है और उसको ही आराम से समझना है। जब मैं 5वें लॉजिक की बात करूंगा तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये एक और का आपने बनाई, उसके बाद ये एक और का आपने बनाई, और हमसे पूछा गया है कि भैया ये जो आपका बचा हुआ पार्ट है ना, ये बता दीजिए कितना है। ये पार्ट कितना है, ये हमें बताना है। चलिए भाई, बहुत सिंपल भी लग रहा है, बहुत आसान भी लग रहा है, ठीक है। लेकिन इसको करने से पहले हमें 2-3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारा मेन प्रॉब्लम वही है। चलिए, अच्छा भाई, अगर हम इस चीज़ को समझ लें तो कितने आसानी से कर सकते हैं। अच्छा देखिए, इसका देखो, ये एरिया सेम होगा, ये एरिया अलग होगा, ये एरिया होगा, तो इस एरिया को भी पूछने की बात कर सकता है। तो हम ये भी देख लेते हैं कि आप हमसे ये एरिया भी पूछ सकते हो। आप हमसे ये एरिया भी पूछ सकते हो। और अगर हम बात करें तो ये एरिया बिल्कुल सेम होगा, तो ये एरिया भी हम पूछ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आप हमसे ये एरिया भी पूछ सकते हो। मतलब अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो मुझे ये 3 तरीके के एरियाज़ पूछे जा सकते हैं लॉजिक नंबर 5 में। तो अब इनको किस तरीके से निकालना है, कैसे करना है, तो इनको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिर्फ ब्लैक वाले को निकालने के लिए। चलिए, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है इसका एरिया निकालना है हमको। तो इसका एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ओके, और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। मुझे पता है जो ये साइड है वही ये साइड है, क्योंकि वो और पॉइंट है, तो ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। तो कंफर्म है ये ऑटोमेटिकली कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। अगर मैं देखूं तो 30 डिग्री से बनने वाले आर्क में ये ब्लैक वाला पार्ट आ रहा है। बस ये वाला पार्ट हट जाए, जो बीच वाला पार्ट है, अगर ये वाला पार्ट हट जाता है तो ये पूरा एरिया निकल आएगा। तो मैं काम करता हूँ 30 डिग्री वाला भी पार्ट निकाल लेता हूँ। मैंने पहले बोला था πr² पूरा सर्किल होता है, ठीक है, और मैंने कहा मैं 30 डिग्री का केवल हिस्सा निकालना चाह रहा हूँ, तो बटे में 360 कर दीजिए। जैसे आप 360 करोगे तो 1/12 भाग आएगा, मतलब आप पूरे सर्किल की बात नहीं कर रहे हो, उस सर्किल का 1/12वां भाग ले रहे हो, तो यहाँ पे 1/12 लगा दिया, तो ये हो गया। तो ये पूरा का पूरा आ गया। इसमें से हमें करना क्या है, इसमें से हमको ये हटाना है, ये वाला पोर्शन हमको हटाना है। अगर ये वाला पोर्शन हट गया तो मुझे वो वाला एरिया निकल आएगा बहुत आराम से। तो हमने कहा इसको हटाने के लिए सबसे पहले मुझे ये एरिया पता करना पड़ेगा, और ये एरिया पता करने के लिए मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अगर मैं 60 डिग्री की आर्क देखूँ, ये 60 डिग्री की आर्क देखूँ, उसमें अगर इस ट्रायंगल को हटा दे तो ये बचा हुआ पार्ट ही तो है। तो हम इसमें से घटाने जा रहे हैं 60 डिग्री वाला। 60 डिग्री की बात करेंगे तो 60 डिग्री जो होगा वो 360 के हिसाब से चेक करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/6 भाग। मतलब यहाँ 6वां भाग लेना है, मतलब πr² पूरा नहीं लेना है, 6वां भाग लेना है। ले लिया भैया 6वां भाग। बात को समझ पा रहे हैं, ओके। जब हम बात करते हैं यहाँ पे इस ट्रायंगल की, तो अब हम बात करेंगे इस ट्रायंगल की। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, तो ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे √3a² क्या होगा, 4 होगा, तब घटाएंगे तब ये चीज़ें निकल कर आएंगी। तो ये हो गया हमारा एरिया। और r की जगह पे आप a रख सकते हो। तो हम r की जगह पे जब a रखेंगे, तो जैसे यहाँ पे a रखेंगे तो ये a² हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो ये a² हो जाएगा, माइनस अंदर लेकर जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो प्लस वाला पैटर्न आगे लिख देते हैं।
ओके, फिर माइनस, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अपॉन में तो भैया अगर हम लास्ट 12 लेते हैं तो 12 आएगा, ये कितना हो जाएगा 2 पाई, सॉरी हाँ 6 और 12, ये हो जाएगा माइनस का पाई a स्क्वायर बाय 12। सोल्यूशन आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप ये करोगे तो हमें आपका एरिया मिल गया। आप इसकी में मर्जी है आपकी कि आप a स्क्वायर बाय 4 कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो √3 माइनस पाई बाय कितना हो जाएगा 3 मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है कि आप पाई की वैल्यू रखना चाहो तो रख सकते हो। तो बहुत सिंपल सा पार्ट हो गया, तो आप ये चीज़ तैयार कर सकते हो। आपने देखिए ये वैल्यू तो निकाली, साथ में आपने ये वाली पार्ट की भी वैल्यू निकाल ली। देखिए बेटा, अगर हम बात करते हैं कि ये सेक्टर की वैल्यू निकालनी, तो जितना पार्ट ये है उतना ही पार्ट ये है, बात को समझ पाए। और ये वाला जो पार्ट है ये हमने लिखा हुआ है, तो इसको डबल कर देते हैं। और हमने कहा इस ट्रायंगल का एरिया, तो ट्रायंगल का एरिया देखेंगे तो 3a स्क्वायर बाय 4, ये इस ट्रायंगल का एरिया हो गया। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक जैसा है, जो कि ये बना के निकाला था मैंने, तो इसमें ऐड कर देंगे तो 2 जैसे ही ऐड करेंगे तो पाई a स्क्वायर बाय 6 माइनस √3 a स्क्वायर बाय 4। मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, मैं इसी में कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन पकड़ो। ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन है, इस लॉजिक को हमने सबसे लास्ट में इसी वजह से रखा है क्योंकि बच्चों ने क्वेश्चन तो पुटअप किए हमसे, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये नॉर्मल एग्जाम्स में नहीं आएंगे, वनडे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है आपके CGL के जैसे एग्जाम्स के लिए। जैसे CGL का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर इसके लिए। अब आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो बहुत आराम से। इसको दो को अंदर लेकर जाओगे तो ये कट देगा, तो 2a स्क्वायर, नीचे नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको यहीं पे सॉल्व करता हूँ। मैंने कहा तुरंत इसको अंदर लेके जाएंगे, 2 से इसको कट देगा तो ये पाई a स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा 3, ये 2 हो जाएगा, यहाँ डबल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे डबल है, ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, तो यहाँ माइनस का √3 a स्क्वायर बाय 4 और होगा, मतलब ये भी कंटेन यहीं से आ गया। बात को समझ पा रहे हो, ठीक है। बचा हुआ सेम पार्ट, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें सेम पार्ट करना क्या है। सेम पार्ट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये एरिया पता है, ठीक है, आपको ये सेक्टर का एरिया पता है, जो बचा होगा एरिया वो होगा। कुल मिलाकर सब्ट्रैक्शन मेथड होगा, मतलब तरीका जो है वो आपके पास है। इस तरीके से आप इसके क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। तो आज के पैटर्न पे मैंने जो फंडामेंटल मैंने आपको बताया वो मैंने एक लो टू हाई बताया, मतलब इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट और भी हैं, लेकिन मैंने सिर्फ अभी वही बताया है जो अभी 2018-19 में मैंने देखा है कि इन पैटर्न्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो प्री हो, चाहे वो मेंस हो, वो चाहे भी किसी भी लेवल का एग्जाम हो। मैंने सभी एग्जाम्स में देखा है कि इस टाइप के पैटर्न्स स्क्वायर में आ रहे हैं, इसीलिए मैंने इस फंडामेंटल को इंक्रीज करके आपको दिया। अब आपको क्या करना है कि इन फंडामेंटल्स के नोट्स बनाने। कुछ बच्चों ने ये पहली बार पढ़ा होगा, तो जिन्होंने ये पहली बार पढ़ा है तो उनके लिए ये थोड़ा सा टफ होगा, तो उनको क्या करना है कि उनको इनके नोट्स भी बनाने हैं और फिर इसके सेलेक्टिव क्वेश्चन सर्च करने हैं और सर्च करके इनको फिलअप लगाने हैं। याद रखिएगा, मैंने तो आपको ये एक जगह कंटेंट लिखवा दिया, लेकिन आपको किसी भी किताब में एक जगह ये पूरे कंटेंट नहीं मिलेंगे, ठीक है। और ये एक जगह कंटेंट नहीं मिलेंगे, इसी वजह से आप यहाँ पे प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए ये याद रखिएगा कि आपको जहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन मिलते जाए उनका कलेक्शन आप बनाते जाइएगा, और जैसे जैसे कलेक्शन बनाएंगे आप वैसे वैसे आप इन क्वेश्चंस को इनके पैटर्न को समझ जाएंगे और इन पैटर्न्स के माध्यम से क्वेश्चन को करना कैसे है वो भी आप समझ जाएंगे। शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे करके आप इन क्वेश्चंस को भी बहुत आराम से कर ले जाओगे। मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो से पहले एक PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो PDF प्रोवाइड करवाने से पहले 2-3 बातें मैं भी आपसे और कर लेता हूँ। वीडियो के माध्यम से मेरे पास 2 तरह के बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। 2 क्या कह सकते हो, 3 तरीके के बच्चे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तरीके के बच्चे वो हैं जो हमसे पढ़ रहे हैं प्रेजेंट में, लॉकडाउन से पहले। दूसरे तरीके के बच्चे वो हैं जो बहुत पहले हमसे पढ़ रहे थे, पढ़ने के बाद वो किसी प्राइवेट जॉब में या किसी और सेक्टर में वर्क करने लगे हैं, बट वो पढ़ना अभी भी चाह रहे हैं, किसी मजबूरी के बस नहीं पढ़ पा रहे। तो कुछ उस तरीके के बच्चे भी देख रहे होंगे, और कुछ बच्चे वो भी देख रहे होंगे जो मुझसे आज तक नहीं मिले हैं या किसी अदर स्टेट में या फिर किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में बैठकर वो लोग पढ़ रहे होंगे। तो जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं उनका वो मेरे टच में हैं, वो टच में किसी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट मोबाइल नंबर्स के थ्रू वो टच में हैं। बट ये जो दूसरे और तीसरे प्रकार के जो बच्चे हैं वो हमारे टच में नहीं होते हैं। तो उनसे सिर्फ एक छोटा सा अनुरोध ये है कि
वो किसी भी तरीके से ग्रुप में ऐड हो जाएं। उसके लिए मैंने FB पे लिंक भी डाल रखे हैं, तो आप ग्रुप में ऐड हो जाइए, क्योंकि मैं PDF वहीं पे प्रोवाइड करवाता हूँ। सपोज़ आपको प्रॉब्लम होती है तो मोबाइल की जब वीडियो स्टार्ट होता है उसके स्टार्टिंग पे एक मोबाइल नंबर आता है। मैं मोबाइल नंबर फिर से लिखे दे रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर होगा 7522044443। मैंने आपके लिए ये मोबाइल नंबर दे दिया। इस मोबाइल पे मुझे हाई लिख कर भेज दें, अपनी इन्फॉर्मेशन बता दें, मैं आपको आपके ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जिससे आपको सेलेक्टिव PDF मिलने लगे। क्योंकि बेटा PDF नहीं मिलेगा तो आप सोल्यूशन नहीं कर पाओगे। और फिर उसके बाद मेरा मानना ये है कि मैं PDF आपको सिर्फ पहले इसलिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ ताकि जब मैं नेक्स्ट कंडीशन में उसके सोल्यूशन बताऊँ तो आप ये देखें कि आपके सोल्यूशन का क्राइटेरिया क्या था और मैंने उसको किस तरीके से सॉल्व किया। तो टोटली डिपेंड ये कर रहा था, इसीलिए आपको ये सब चीज़ें ध्यान में देनी है। तो जितना भी बच्चे हों वो ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ें। वो किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हो, ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, डायरेक्ट भी जुड़ सकते हो, आप यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हो। ठीक है, बहुत जल्दी ही हम लोग ऑनलाइन भी क्लासेस लेने वाले हैं। तो ये सब आपके सपोर्ट की वजह से होगा। जितना ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करोगे, जितना ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो उतना ही ज़्यादा हम आपके टच में आएंगे। और आपके टच में आएंगे तो ऐसी यूनिक सी चीज़ें हम आपके लिए बार बार लेते आएंगे। बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए, मैं अपने वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।